नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैथ की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास है क्लास नंबर 5। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उनको देख सकते हैं, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैथ के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 106। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एबीसी साझेदारी कंपनी में 1,20,393 का मुनाफा अर्जित करते हैं। ए बी सी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। आपसे कहा गया है तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ये रहा और बी का अनुपात आपका यहाँ पर है 3। मतलब कि आपको यहाँ पर 3 की वैल्यू निकालनी है। किसमें से? टोटल में से। टोटल कितना हुआ? 5, 3, 8, 1, 9। टोटल 9 में से आपको 3 की वैल्यू चाहिए। रुपए कितने हैं? तो 1,20,393 रुपए को आपको इसमें बांट देना है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा बी का हिस्सा कितना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3 यहाँ पर देखिएगा 3 चौका 12 0 3 एकम 3 3 तिया 9 3 एकम 3 40,131 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 107। दो संख्याओं का मासा 24 है, उनका लासा निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। मासा कितना है आपका? HCF है 24। तो आपसे कहा गया है कि लासा कौन सा हो सकता है। तो देखिएगा मासा जो होता है ना, उसका जो भी गुणनखंड होगा वही आपका लासा होगा। मतलब कि ये लासा में आपको जो 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से जो भी 24 से कट जाएगा, मतलब 24 से डिवाइड हो जाएगा, वही आपका लासा होगा। तो 24 से 118 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, ये नहीं होगा आपका। 24 से आप 144 देखेंगे, 24 पंचे 120, 24 छंगा 144, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है वो लासा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो 144 है ये 24 से डिवाइड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि कितने परसेंट होगा। देखिए उसने क्या किया है कि सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और 25% की ही छूट दे दी। तो इस प्रकार से जब भी दोनों मूल्य बराबर होते हैं आपके हैं, मतलब 25 अधिक किया है और 25 की ही छूट दे दी, तो ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा है कि लाभ होगा या हानि होगी, तो आप कहेंगे हमेशा आपको हानि होगी, ठीक है। क्या होगा? हानि होगी। और हानि कितने की होगी तो वो हम देख लेते हैं। हानि कितने की हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आप हानि कैसे निकालेंगे। तो हानि के लिए आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। देखिए 25 रुपये अधिक अंकित करते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सूत्र। आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में, ठीक है, x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई और माइनस का एक्स वाई अपॉन 100। तो इतने परसेंट की आपको क्या होगी, इतने परसेंट की आपको हानि हो जाएगी, ठीक है, हानि हो जाएगी। बात यह है कि ये हमें कैसे पता कि हानि होगी या लाभ होगा। जब भी आपके दोनों बराबर वैल्यू होते हैं तो हमें ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर हानि होगी। यहाँ पर वैल्यू बराबर है, अगर कम ज्यादा होता तो मैं वैसा रख के यहाँ पर चेक कर लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बराबर है, इसलिए हमें पता लग गया है कि यहाँ पर हानि होने वाली है। हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। देखिएगा 25 और माइनस करना है, हमें 25 की छूट देनी है। फिर लिखेंगे -25 गुणा 25 बटा में कर देंगे यहाँ पर हम लोग 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 से 25 तो कट जाएगा। ये माइनस का आ गया है 625 बटा में आपका है यहाँ पर 100। तो आप जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो आपका आ जाएगा -6.25%। माइनस का चिन्ह से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर
हानि होगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर हानि होगी, ये हमें माइनस चिन्ह से पता चलता है। ठीक है, जब भी ये दोनों वैल्यू बराबर होती है तो हमेशा हानि होती है, ये बात भी बिल्कुल कंफर्म है। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25% की आपको यहाँ पर हानि हो जाएगी। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 109 है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, इस तरीके से आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और त्रिभुज बीसीडी। बीसीडी कौन सा होगा, बीसीडी आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आपका जो आपका त्रिभुज बनता है ना, ये हो जाएगा आपका बीसीडी। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है और आपको टोटल जो आपका चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, इसका आपको क्षेत्रफल रखा है 25 सेमी स्क्वायर और आपसे पूछा गया है त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा। आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि ये कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। ये टोटल आपका चतुर्भुज है 25 वर्ग सेमी का और आपको सिर्फ आधा निकालना है, त्रिभुज सिर्फ निकालना है, तो आप 25 का आधा कर देंगे, बस आपका यहाँ पर आ जाएगा 12.5 सेमी स्क्वायर। 12.5 वर्ग सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 12.5 वर्ग सेमी, आप ध्यान रखेंगे वर्ग लगा होना चाहिए, यहाँ पर आपका वर्ग नहीं है इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, वर्ग सेमी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है 110 नंबर। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई किस टाइप से निकालेंगे, आइए समझते हैं। आप सभी को ये पता है कि आपका होता है फॉर्मूला कि समय बराबर दूरी बटे चाल, या हम कहें चाल बराबर फार्मूला आपका बन जाएगा दूरी और बटा में आपका हो जाएगा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय आपका यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको ये तो पता है कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल तो बराबर ही होगी। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है 8 सेकेंड में। तो इसकी चाल का फार्मूला है दूरी बटा समय, तो दूरी आपकी है 250 मीटर की और समय आपको लगता है 8 सेकेंड का, ये तो हो गई चाल। अब ये चाल बराबर होगी कौन सी चाल के, जब वो एक प्लेटफार्म को पार करती है तो 20 सेकेंड का समय लगता है। ऐसी कंडीशन में प्लेटफार्म की लंबाई आपको नहीं पता है, आप मान लेंगे x मीटर है प्लेटफार्म की लंबाई। जब भी प्लेटफार्म को रेलगाड़ी पार करती है तो जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 250 तो था आपका रेलगाड़ी की लंबाई और आप इसमें x ऐड कर देंगे। अपान में आप कितना करेंगे यहाँ पर, रेलगाड़ी को जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो उसको कितना टाइम लगता है, वो वाला टाइम आपका यहाँ पर आएगा जो कि आपका 20 सेकेंड का है। इसको आपको हल कर देना है तो आप 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। उसके बाद में आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपका यहाँ पर आ जाएगा 125। तो ये आपका हो जाएगा 125 गुणा 5 बराबर 250 प्लस एक्स। 125 पंचे कितना होगा 625 और माइनस का 250 बराबर एक्स हो जाएगा। फिर 5 का 5, 12 से 5 गया तो आपका आएगा 7, 5 से 2 गया आपका आएगा 3 बराबर एक्स। तो एक्स आपका यहाँ पर आ गया निकल के है 375। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 375 मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 111 नंबर है कि यदि 4 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपका इस तरफ 10 है तो आप समझ जाइएगा कि इस तरफ जो आपका है इसको भी आपको यहाँ पर 10 बनाना है। कैसे बनेगा 10, हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो आपका 4 लिखा है ना, हम 4 को कर देंगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर आपकी है 3 गुणा 5 की पावर आपकी है 6 बराबर है आपका 10 की पावर m। फिर इसके बाद में आप 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी हो गई 6 गुणा 5 की पावर हो गई 6 बराबर 10 की पावर आपकी है m। तो देखिए यहाँ पर जब आपकी पावर आपकी बिल्कुल सेम है, ये 6 है यहाँ पर भी 6 है, तो आप इनका गुणा कर देंगे 5 दूना 10, तो 10 की पावर 6 बराबर 10 की पावर आपको हो जाएगी m। आपका आधार बराबर है, आपका बेस समान है, तो आपकी जो पावर है ना वो घात है जो वो आपकी बराबर हो जाएगी, तो आपका 6 आ जाएगा बराबर m।
बस यही निकालना था। यम का मान ज्ञात करें, यम का मान कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 112 नंबर। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। बहुलक 52 है तो इसका मतलब देखिए 52 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और 52 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका कुछ नहीं लिखा है। और बहुलक 52 है तो बहुलक का मतलब जो ज्यादा वाला है, इसका मतलब है कि 52 आपका कम से कम 3 बार होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 56 है, यहाँ पर भी 56 है। 56 तो पहले से ही 2 बार है, तो 56 तो होगा नहीं, क्योंकि बहुलक 52 है तो इसका मतलब जो आपका x माइनस 3 होगा, यहाँ पर भी आपका कितना होगा 52। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 52 और प्लस 3 तो कितना आपका आ जाएगा 55। तो 55, 55 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 55। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है कि चार्ट कक्षा में छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को प्रदर्शित करता है। यदि 165 छात्र डी खेल पसंद करते हैं तो विद्यालय में कुल संख्या कितनी है छात्रों की। देखिए 165 छात्र डी खेल पसंद करते हैं, खेलते हैं, तो डी गेम यहाँ पर रहा, डी गेम यहाँ तक रहा और यहाँ तक अगर हम देखें ये लाइन आपकी है 15% पर, ये है लाइन आपकी यहाँ पर 15% पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15% जो छात्र हैं ये गेम डी खेलते हैं और ये छात्र हैं 165 छात्र। तो यहाँ से एक चीज पता लगी हमें कि 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी, बताइएगा 15 15 15 मतलब 1% आपका हो गया 11 छात्र। आपसे कहा कुल छात्र कितने थे, कुल छात्र आपके होंगे 100%, जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आप 11 के आगे डबल जीरो लगा देंगे, इतने आपके यहाँ पर छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 114, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, जिनका वजन भी आपको रखा है 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग के सटीक संख्या में पैक किया जा सके। मतलब कि कोई ऐसा आपको एक बताना है, मतलब अधिकतम क्षमता का एक बैग बताना है जिसमें कि तीनों प्रकार के चावलों को हम रख सकें। तो ऐसा बैग बताने के लिए अधिकतम क्षमता पूछी गई। अधिकतम जब भी आपसे कह दिया जाए तो आप समझ जाएगा, यहाँ पर आपको इन तीनों संख्याओं का HCF निकाल देना है। ठीक है, देखिए 120 आपका है, उसके अलावा आपका 144 है और आपका 204 है। इन सब में से फटाफट से तीनों में जो चीज कॉमन मिले वो आप बाहर निकालिएगा। ठीक है, तीनों में जो कुछ कॉमन मिले, मैं यहाँ पर मासा निकालता हूँ, ये मत समझिएगा लासा निकाल रहा हूँ। इनमें दो जो सब में कॉमन मिले, आपको यहाँ पर दिख रहा है सब में 4 कॉमन आपको मिल जाएगा, तो 4 को निकालेंगे। तो 4 तिया 12 तो 0 हो गया, फिर 4 तिया 12 बचा 2, 4 6 24 हो गया, 4 पंचे 20, 4 इक्कन 4। अब आप यहाँ पर देखिए आपको 4 तो मिलेगा नहीं, अब आपको 3 मिल सकता है प्रत्येक संख्या में, सिर्फ 3 मिलेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि 30 वाला में भी 3 मिल जाएगा, 36 में भी 3 मिल जाएगा और 51 में भी 3 निकाल देंगे। 3 सावन 30, 3 12 तिया 36 और 3 17 तिया 51। अब इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इन तीनों में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो कॉमन मिला है वो कितना मिला है, आपको मिला है 4 और 3। तो इसका मतलब आपका जो मासा आएगा वो 4 गुणा 3 मतलब 12 आपका हो जाएगा HCF। HCF, ठीक है, HCF एम नहीं HCF, ठीक है। तो आपका HCF कितना आ गया, 12 निकल के आ गया। तो इसका मतलब है प्रत्येक ढेर जो है आपका जो बैग बनेगा एक, वो 12 किलोग्राम का बनेगा। ठीक है, तो 12 किलोग्राम वाले बैग से आप लोग 120 किलोग्राम वाले चावल पैक कर सकते हैं, 144 किलोग्राम चावल भी पैक कर सकते हैं, 204 किलोग्राम चावल भी पैक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 115 नंबर है कि यदि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 100 तो a अनुपात b बराबर 1/3, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 आपका यहाँ पर तो आ गया है, तो आपको यहाँ पर समझना है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें, जैसे आपको यहाँ पर देखा है कि a अनुपात b मतलब a बटा b बराबर आपको देखा है 1/3। अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी x लगा दें, यहाँ पर भी x लगा दें, लगा सकते हैं ना, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी हमें। तो ऐसा करने से हमें a की जगह पर हम रख लेंगे x और b की जगह कर देंगे 3x का स्क्वायर बराबर 100। तो ये आ जाएगा आपका 4x का स्क्वायर बराबर 100, तो 16x स्क्वायर बराबर 100। तो x स्क्वायर बराबर 100/16 और x बराबर अंडर रूट 100/16, ये आ जाएगा 10/4, 10/4
4 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपको निकालना है a गुणा b। a गुणा b निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1x और गुणा 3x। तो 1x मतलब 1 गुणा x का मान 10/4 है, और गुणा 3 गुणा x का मान है 10/4। इसको आपको हल करना है। तो ये कुल मिलाकर आपका ऊपर जो है वो आपका हो गया है 300, बट्टा में आपका हो गया 4 चौका 16। इससे 8 डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो 16 एक 16 बचा कितना, 14, 140 हो गया, 140 हो गया, 16 अट्ठे 128, बचा कितना 12, पॉइंट आएंगे आपका हो जाएगा 120, 16 सत्ते 112, बचा कितना 8। तो आपका ये वाला आ जाएगा सी वाला 18.75 जो आपका है वो ए इंटू बी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। 116 नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सवाल है कि एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में पता चला गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह पर 48 लिखे गए थे, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही माध्य बताना है। तो देखिए सही माध्य हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सही माध्य। वैसे तो हमें गुणा करना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन एक सिंपल तरीका भी है कि सबसे पहले आपसे कहा गया 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य कितना है, 72.5 है। कितना है, 72.5 पहले माध्य है, ठीक है। बाद में ये पता चला है कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए। लिखने कितने थे, 84, लिखे कितने गए, 48। तो यहाँ पर ये कितने कम लिखे गए, देखिएगा 14 से 8 गया 6 और 7 से 4 गया 3, मतलब 36 कम लिखे गए। बात को समझिएगा, यहाँ पर लिखे गए, मैंने ये क्यों लिखे दिया आपको, क्योंकि आपकी समझ में आ जाए कि बाद में पता चला गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए, मतलब उसके अंक थे 84 लेकिन लिख दिए गए 48, मतलब 36 कम लिखे गए। तो अब हमें सही माध्य निकालना है। इसका मतलब है कि हमें जो आपके 36 कम लिखे गए ना, हमें इन 36 का माध्य निकाल के भी इसमें जोड़ देना है। तो इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जो आपके 36 कम लिखे गए इन 36 अंकों को भी इसमें जोड़ना है, वो भी माध्य के रूप में। तो 36 अंक आपको बढ़ाने हैं इसमें है, और बढ़ाने हैं, और 40 छात्र हैं तो 40 से आप कर देंगे भाग। तो ये आपका इतने नंबरों का भी आपका माध्य यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर आप ये बात समझे हैं तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात आपको समझनी सिर्फ है कि 84 की जगह पर 48 लिख लिए, इसका मतलब 36 अंक कम लिख लिए, तो आप 36 अंकों का माध्य इसमें जोड़ देंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, 36 का माध्य निकालना हो, 36 बटा में 40 कर दिया, ये पॉइंट आपका हटेगा, यहाँ पर आएगा मतलब 0 हटेगा, पॉइंट आएगा, और 4 नेम 36, तो पॉइंट 9 यहाँ से आ गया। तो ये आपका आ जाएगा सही माध्य, कितना हो जाएगा 9.14 का 4 हाथ लगाया 1 3 7, 73 पॉइंट कितना हो गया आपका 4। तो डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको इस भिन्न को सरल करना है, तो ये सरल भिन्न को आप मतलब आपको इस भिन्न को सरल कर देना है, ठीक है। तो हम इसको नोट करते हैं, लिखा है 3 बट्टा में देखिएगा 7 3 21 1 22, तो ये आपको हो जाएगा 22/3, और प्लस आपका है 3 बट्टा 7 या 21 22/7। अब देखिए आप थोड़ी सी बात को समझिए, जैसे आपका होता है मान लीजिए a/b और पूरे के बटा आपका हो c/d, तो ये आपका बन जाएगा a/b, और इसमें आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे और आपका d ऊपर जाएगा c नीचे जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको दूसरा समझाऊँ, मैं लिखूँ a और अपान, फिर मैं लिखूँ b/c, तो ये आपका बन जाएगा a तो ही रहेगा, और जो आपका नीचे बट्टा के नीचे आपका b/c जो है इसको पलट देंगे, c/b कर देंगे, ठीक है। बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा, और इसको पलट देंगे, आपको हो जाएगा 3/22, और प्लस 3 गुणा यहाँ पर आपको हो जाएगा 7/22, तो आपका इसका एलसीएम आ जाएगा 22, 3 3 9 और प्लस 7 3 21, तो ये आपका हो गया 30 बटा आपका हो गया 22, डिवाइड करेंगे आपका आएगा 15 बटा आपका आ जाएगा 11, और हल करेंगे 11 1 11 बचा कितना 4 बटा आपका हो गया 11, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर एक सही 4/11, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद आगे समझिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 118 नंबर, इसको भी देख लीजिएगा। हल करना है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न से इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 24 से कितना हुआ 25 बटा में आपका हुआ 3, गुणा में आप देखिएगा 4 5 20 एक 21 बटा में आपका हुआ 5, और भाग में आपका है 4 5 20 एक 21 बटा में आपका है 4। सिंपल करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग देखिए लिखेंगे 25 बटा में कर देंगे 3,
गुणा में देखिए 21 बटा में 5, गुणा यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, इसको पलट देंगे, आपका हो जाएगा 4 बटा 21। सबसे पहले इतना काम, उसके आगे 21 से 21 डिवाइड हो गया, 5 से 5 25, तो ये आपका आ गया 20 बटा 3। हल करेंगे, 6 18, 2 बटा 3, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर 6 सही 2 बटा 3, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। 6 सही 2 बटा 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 119 है, लिखा है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 100 रुपये ज्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको CI भी निकालना है, SI भी निकालना है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 2 वर्ष में और प्रत्येक वर्ष 5% की आपकी दर रहती है, तो इसका मतलब ये आपका आ गया 10% साधारण ब्याज। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष का और 5% ब्याज की दर से अगर हम निकाल के दें कितना आपका होगा, आप यहाँ पर कर देंगे 5 + 5 + 5 गुणा 5 बटा 100, इस टाइप से आपका निकलेगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 10 प्लस और ये आपका हो जाएगा 25 बटा 100, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 10.25%। तो इनके दोनों की यहाँ पर तुलना करेंगे आप, ठीक है, इन दोनों की जब आप तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पर देखना है कि समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपये ज्यादा है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों में आप देखिएगा, ठीक है, इन दोनों में आप देखेंगे तो इसका अंतर करेंगे, आपका आएगा 0.25% और जिसकी वैल्यू आपकी हो गई 10 रुपये। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, मूलधन, और मूलधन तो आपको पता है हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकाल देनी है। तो 100% की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर देखिएगा 10 गुणा करेंगे 100 और बटा में करेंगे 0.25। ठीक है, पॉइंट हटेगा हमारा, यहाँ पर हमारा जीरो बढ़ जाएगा, 25 एकन 25, 25 चौका 100 और एक जीरो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 400। ठीक है, कितना आ गया, 400। एक बार हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट हटेगा हमारे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 400, ये आपका आ जाएगा 4000। तो 4000 आपका सी ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन सी आपका आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 120 पर। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं कि क्या है, ए और बी है, ए और बी, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है कितना, 1:2। कितना है, 1:2 है इनकी आयु का अनुपात। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:5। अगर इनका हम डिफरेंस करके देखें, 3:1 में डिफरेंस होता है 2 का और 5:2 में होता है 3 का। इनका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, हमें इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका अंतर देखेंगे, 2:1 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो नीचे 1 से गुणा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5-3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इसमें हम कर देंगे यहाँ पर 2 से गुणा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2:4, नीचे आपका आ जाएगा 3:5। इनमें डिफरेंस आपका आ गया 1:1 का, डिफरेंस 1:1 का आ गया। और इनमें देखिए इनमें अंतर है कितने का, इनमें है 7 वर्ष बाद का। मतलब क्या है कि एक का जो डिफरेंस है ना वो आपका 7 वर्ष के बराबर है। एक का डिफरेंस आपका जो है वो 7 वर्ष के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु निकालनी आपको है, तो आपको ये देखना है 2 और आपको 4 इनका निकालना है वैल्यू। 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 वर्ष, क्योंकि 1 की 7 वर्ष, 2 की 14 वर्ष, 4 की, 4 की कितनी आएगी, 4 7 28 वर्ष, तो 28 वर्ष आपके 4 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो 14 वर्ष 28 वर्ष, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर यहाँ पर आपके लिए 121 नंबर है कि 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
22 सेमी परिधि। तो एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, कितनी है? परिधि आपकी है 22 सेमी। यहाँ से परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, जो कि है 22। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर आपका हो गया है 22। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालिएगा। कैसे निकालेंगे? 22 से 22 इक्कन 22 कट जाएगा। आर आपका जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 7/2। आर आपका इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब ये वृत्त आपका है, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपका होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7/2 गुणा 7/2। 7 से आपका 7 कैंसिल, 2 से आपका कट जाएगा, 11 कट जाएगा। ठीक है, तो 11 सत्ते 77 बटा में आपका हुआ 2, 2 से काटेंगे आपका आएगा 37, 37 नहीं 38.5। ठीक है, 38.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद अगला सवाल आपके लिए सवाल नंबर 122 की यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 18 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? फार्मूला आपका होता है m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। ठीक है, w2। तो फार्मूला आप इसको लगाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे 50 आदमी हैं, ये काम करते हैं 20 दिन में, तो 18 आदमी इसको करेंगे x दिन में। ठीक है, इतना हम कर लेंगे यहाँ पर और इसको हल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा हल कर दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 ने 18 और 2 सामान 20, तो ये ऊपर आपको हो जाएगा 500 और 5 में आपको हो जाएगा 9। ठीक है, बराबर आपका हो गया x। इतना ही होगा ना, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर इतना हो गया। 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए 9 पना 45 बचा कितना? 5, फिर से 9 पना 45, फिर से आपका 5 बचा, बट्टा में 9 बराबर आपका आ गया x। इसका मतलब है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 55 सही 5/9 दिन आपको यहाँ पर लग जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको हल करना है, सरल करना है, सिंपल करना है कि a की पावर 6 इंटू a की पावर -4 और भाग लगा है a की पावर 3 लिखी हुई है। हल करने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि हम लोग इसको लिख लेंगे, a की पावर हमारी लिखी है 6 इंटू a की पावर आपकी है माइनस का पावर माइनस का 4। देखिए a की पावर अगर माइनस की 1 अगर कहीं लिखी है तो इसका मतलब 1/a की पावर 1 आप कर देंगे, क्योंकि माइनस की पावर अगर आपके ऊपर होती है, अगर आप 1 के बट्टा में ले आते हैं तो वो पावर आपकी प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/a की पावर 4, ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और भाग लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि a की पावर 3। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं, a की पावर हमारी 6 हो गई और गुणा 1/a की पावर हो गई 4 गुणा, और ये भी आपका भाग वाला है तो 1 बटा में जाएगा, आपका हो जाएगा a की पावर 3। तो यहाँ से आपका यहाँ पर ये बना है कि a की पावर ऊपर हो गए 6, नीचे हो गई a की पावर 7। तो a की पावर 6 से आप लोग यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आप कर लेंगे a की पावर 6 बट्टा, इसको कर देंगे आप a की पावर 6 गुणा a, क्योंकि 7 पावर है ना तो आप 6 और 1 कर सकते हैं। तो ये एक बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, तो आपका बचेगा 1/a। और ये आपका सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 124 से लेकर 126 तक नीचे दी गई जानकारी अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, तो उत्तर कैसे देंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो पसंद करते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी, 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल पसंद करते हैं। बात को समझिएगा, देखिए टोटल विद्यार्थी तो 40 हैं, लेकिन अगर खेल पसंद करने की बात आए तो मात्र 38 विद्यार्थी एक खेल में रुचि रखते हैं। ठीक है, कोई ना कोई खेल पसंद करते हैं, जिसमें 24 खो खो खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी। देखिए 24 खो खो वाले हो गए, 20 हो गए कबड्डी वाले, ये मिलाकर हो गए विद्यार्थी 44। लेकिन अगर मैं बात करूँ खेल में कितने रुचि रखते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई एक खेल खेलते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी मात्र 38 हैं। बात को ध्यान रखिएगा, तो 38 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर आपके हो रहे हैं 44। कितने ज्यादा हो रहे हैं? इसमें आपके ज्यादा हो रहे हैं 6। तो इसका मतलब है जो 6 ज्यादा हो रहे हैं ना, ये दोनों खेल खेलते हैं, ये दोनों खेल खेलते हैं।
बात को समझिएगा कि 38 विद्यार्थी में से कोई ना कोई खेल खेल सकते हैं, ठीक है, जिनमें से 24 विद्यार्थी खो खेलते हैं, 20 कबड्डी खेलते हैं, इसका मतलब टोटल हो गए 44। अब आपके जो 6 विद्यार्थी ज़्यादा हो रहे हैं ना, ये दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए बनाएंगे हम वेन डायग्राम, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। एक तरफ लिखेंगे खो खो, ठीक है, और एक तरफ लिख लेंगे हम कबड्डी, और जो बीच वाला पार्ट है इसमें है दोनों, ठीक है। देखिए दोनों में खेलते हैं 6, दोनों खेलते हैं। खो खो की तरफ खेलते हैं कितने, 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, और कबड्डी की तरफ देखिए 20 खेलते हैं कबड्डी। देखिए 24 खेलते हैं खो खो, जिसमें से 6 यहाँ पर लिख चुके हैं हम पहले ही, तो यहाँ पर बचे 18। ऐसे ही 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, 6 यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ बचे 14। अब आप क्या करेंगे, पहला प्रश्न को उठाएंगे, लिखा है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, आंसर होगा आपका बी, 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है, 6 विद्यार्थी ऐसे हैं दोनों खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। कबड्डी नहीं खेलने की यहाँ पर बात आ गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ था कि 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, 20 विद्यार्थी क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो आप समझ सकते हैं टोटल आपके विद्यार्थी यहाँ पर हैं 40 विद्यार्थी हैं कुल, और जिसमें से 20 कबड्डी खेलते हैं, तो 20 कबड्डी नहीं खेलते हैं। बात को समझ के आप लोग, क्योंकि दो तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं खेलते हैं, और जो 38 में से 18 बचे वो भी नहीं खेलते हैं, तो 18 ये और 2 वो, तो मिलाकर 20 विद्यार्थी हो गए। तो 20 विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, देखिए 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेलते हैं, और कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, देखिए टोटल विद्यार्थी हैं 40, इसका मतलब 2 विद्यार्थी मात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। 127 नंबर आपका है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये मीनार हो गई, ठीक है, और इससे 20 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो आपका है, ये आपको बताया गया है कि 60 अंश है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई मतलब आपको यहाँ पर हाइट निकालनी है, ठीक है, ये आपको हाइट निकालनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, h/20। tan थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा आपका होता है लंब बटा आधार। तो tan 60 का होता है 1/√3, आपका हो जाएगा बराबर, ये नहीं होता है, सिर्फ होता है √3, ठीक है। क्या होता है, ये होता है सिर्फ आपका √3। तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। √3 बराबर आपका हो जाएगा h/20। तो 20 √3 आपका आ जाएगा h। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 20 गुणा √3 का मान होता है 1.73, दो गुना करेंगे, तो 0 का 0, 2 दूना 4, 2 3 6 और 7 34, ये हो गया, 3 अंक बाद लगेगा पॉइंट, तो 34.64, 34.6, ये आपको बी में मिल गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 128 नंबर। एक सीढ़ी इस एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक सीढ़ी है, एक इमारत के सहारे टिकी है। ये मान लीजिए एक इमारत है, ठीक है, ये एक इमारत हो गई, और एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी जो है इस तरीके से टिकी हुई है, ठीक है, इमारत के सहारे इस तरीके से एक सीढ़ी है, वो टिकी हुई है, ठीक है, ये सीढ़ी इसमें लगी हुई है, ठीक है, बात को समझिएगा। और ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो मीटर की दूरी है, ये 6 मीटर की दूरी है, ठीक है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये इमारत 14 मीटर ऊंचाई तक जो है, यहाँ पर सीढ़ी पहुंच जाती है। आपसे कहा सीढ़ी की लंबाई का पता लगाए, मतलब आपको ये निकालनी है, ये वाली, ठीक है, ये जो सीढ़ी आपके लगी हुई है ना, आपको इसकी लंबाई यहाँ पर निकाल देनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर निकाल देंगे, हमें यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो कर्ण आपका होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा होता है फार्मूला। तो लंब स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर, आधार कितना है, 6 का स्क्वायर। 14 का कितना होता है, 196, 6 का होता है 36, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 6 12, 9 3 12 का 2 हाथ लगा 1 और 2,
6 और 6 12 का 2 लगा 1, 9 3 12 1 13 का 3 हासिल लगा 1 2। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 232। ठीक है, तो 232 को आपको देखना है ये किसका वर्ग होता है, तो ये किसी का वर्ग नहीं होता है। 232 जो आपका है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बचा कितना 1, 2 छंग 12 और 2 से देखेंगे 2 पंचे 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16 58। तो ये बंदा आपका है जोड़ा, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा और दूर जाएगा 58। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 58, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा इसमें 129 नंबर में कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर समय निकालना है। समय आपका होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपकी है 180 मीटर की और आपकी चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल आपकी 160 और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, तो इसमें 5/18 से गुणा करेंगे। बट्टा में 18 ना लिख के हम लोग 18 ऊपर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें हल करना है। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से आप काट देंगे। 2 चौका 8 गलत हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, फिर 2 चौका 8 और 2 नेम 18, तो ये हो गया 81/5 चौका 20। इससे आप इसको हल करेंगे। देखिए 20 चौका 80 बचा कितना 1.0 आपका तो हो गया। फिर से जीरो लगाएंगे तो जीरो 20 पंचे 100, 4.05 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4.0905 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है कि ए 3480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब बेचता है साइकिल को तो 20% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका मतलब है कि 120% की जो आपकी वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई 3480 रुपए और आपको निकालना है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपको सीपी निकालना है। ये आपको निकालना है 100%। तो कितना आएगा 3480 बट्टा 120 गुणा में आप कर देंगे 100। निकाल दीजिएगा फटाफट से। यहाँ पर देखिएगा जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 से आप काटेंगे। देखिए 12 का 12, 12 दूना 24 बचा कितना 10, 12 नेवा 108। तो आइए आपका आ गया 2900। ठीक है, 2900 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए 131 नंबर है कि ए एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है, बी वही काम 30 दिन में समाप्त करता है। ए काम करता है 40 दिन में, बी वही काम करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी किसी काम को करता है 30 दिन में, दोनों को अगर काम करना है दोनों का निकालेंगे एलसीएम, आपका कितना आएगा 120 आ जाएगा। 4 तियां 12, 3 चौका 12, ये आपका हो गया टोटल। क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल वर्क और ये आपके निकल के आ गई इफिशियंसी। आपको निकालना है समय। फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क आपका 120 है, काम दोनों करेंगे, दोनों की इफिशियंसी को इसमें जोड़ लेंगे तो 4 और 3 कितना होगा 7। इससे आप इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका देखिएगा कितनी बार जाएगा 7 इक्कन 7 बचा कितना 5 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 1/7, 17 सही 1/7 दिन लगेंगे इनको। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपए में बेचता है और एक पर वह 12% का लाभ कमाता है, दूसरे पर वह 12% की हानि। ऐसी कंडीशन में आपको बता चुका हूँ कि जब भी इनका मान समान होता है, हानि और लाभ की बात की जाए दोनों बराबर होते हैं, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होती है। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी। पहला ऑप्शन है कि उसे 110 रुपये का लाभ होता है, मैं आपको बता चुका हूँ जब ये समान होते हैं ना तो हानि होती है, गलत हो गया। दूसरे में लाभ होता है, ये भी गलत हो गया। तीसरे में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो ये भी गलत है क्योंकि उसे हानि होगी, क्योंकि जब ये बराबर होते हैं तो उसको हानि होती है। अगला है कि उसे 6.75 रुपये की हानि होती है, तो बस समझ जाएगा कि यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दो में लाभ है एक में ना लाभ ना लाभ, तो सिर्फ लास्ट वाला करेक्ट होगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिएगा। 12 -12 गुणे 12 बटा 100, तो ये तो कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा -6 माइनस का 12 12 में कितना होता है, तो ये आपका कितना निकल जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 12 12 गुणा करें कितना होगा आपका 144 बटा में आपका 100 है, तो 2 जीरो कटेंगे आपको पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो आपका आ जाएगा 1.44% की क्या होगी
हानि हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहें तो आप निकाल दें 462 का 1.44% निकाल लीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, तो बस समझ जाइए आप लोग। ठीक है, डी ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 शिफ्ट थर्ड का ये पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल अनुपात एम आपको दे रखा है 3:5, एम अनुपात एन आपको दे रखा है 2:3 और आपको निकालना है एन अनुपात एल। ठीक है, देखिएगा एल अनुपात एम कितना आपका यहाँ पर है, ये आपको दे रखा है 3:5। फिर आपका यहाँ पर कितना है एम अनुपात एन, ये आपको दे रखा है 2:3। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ निकालना है एन अनुपात एल। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें यहाँ पर एल अनुपात एम अनुपात एन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तीनों में आपका अनुपात कैसे आ जाएगा, आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, फिर इसकी गुणा इसमें कर देंगे, फिर इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो 2 3 6 अनुपात 5 गुना 10 अनुपात 5 3 15। इसमें आपको बताना है एन अनुपात एल, एन पहले और एल बाद में। तो एन मतलब ये पहले ये बाद में, मतलब क्या हो जाएगा 15 और अनुपात हो जाएगा आपका 6, और ये आपका बन जाएगा 5 15 और 3 दूनी 6। तो 5:2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी वाला आपका जो यहाँ पर है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 5:2 बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे जो पूछा जाता है आप उसको निकाल के आसानी से यहाँ पर दिखा सकते थे। आगे देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि हल कीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पर गुणा करनी है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एग्जाम जो होता है ग्रुप डी एनटीपीसी इनका होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2016 में किस टाइप के आपके प्रश्न आए हुए थे, x प्लस 2y और इंटू 2x माइनस वाई, एक्स प्लस 2y और इंटू 2x माइनस वाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x से गुणा करेंगे 2x माइनस वाई में, और उसके बाद में हम 2y से गुणा करेंगे 2x माइनस वाई में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा आपका 4xy और माइनस का 2y स्क्वायर। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस का हो गया 3xy माइनस का हो गया 2y स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कहा गया है कि 10 11 9 11 9 समूह का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन निकालने का तरीका आप आज समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा आपको काम करना होता है। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका माध्य। माध्य कैसे निकलेगा, 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 और बटा में कर देंगे जितनी संख्या है 5। ये कितना आएगा, देखिएगा 11 9 20 और 11 9 20 20 40 50, ये आ गया आपका 50 बटा में आपका हो गया 5, ये आपका आ गया 10। आपका माध्य हो गया 10। आपको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन तो ये कैसे निकलेगा, आप लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब देखिए करना क्या आपको है, अब आपका जो माध्य है ना, आपको माध्य से और ये पहली वाली संख्या माइनस करनी है। जैसे 10 है, 10 से आप 10 को माइनस करिए, आपका कितना बचा 0। तो आप लिखेंगे 0 और 0 कर देंगे स्क्वायर प्लस। ऐसे ही आपको 10 में से आपको अब की बार 11 माइनस करना है। 10 में से आप 11 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 1 बचेगा, तो आप यहाँ पर कर देंगे माइनस का 1, इसका कर देंगे आप स्क्वायर। फिर 10 में से आप लोग 9 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1, आप कर देंगे 1 का स्क्वायर। फिर 10 से आप बचेंगे, आप 11 घटाएंगे बचेगा -1, तो आप कर देंगे -1 का स्क्वायर। फिर 10 से आप 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1, तो आप कर देंगे 1 का स्क्वायर। और बट्टा में आप इसके क्या कर देंगे, बट्टा में आप इसके, ठीक है, बट्टा का निशान सही से लगा दें थोड़ा। ठीक है, ये जो बट्टा में आपका यहाँ पर है, आप इसमें लिख देंगे बट्टा। ठीक है, और जितनी संख्या आप उतना कर देंगे बट्टा में। ठीक है, देखिए बराबर में आपका जाएगा अंडर रूट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 0 वाला 0 रहेगा, 1 वाला आपको जाएगा 1, माइनस का 1 है तब भी 1 रहेगा। ठीक है, फिर आपका 1, फिर आपका 1, फिर आपका 1, और बटा में कितना, बटा में आपका है 5 बराबर। अंडर रूट आपका हो गया 4 बटा में हो गया आपका 5। 4 तो आपका ऊपर निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, रूट 5 आपका रूट 5 में ही रहेगा, तो आपका बस यही आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बन जाएगा 2 बट्टा अंडर रूट 5। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मानक विचलन को निकालना सीख गए होंगे, अब आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा।
आगे देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा है कि एक 36 नंबर में कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से 1/2, 1/3, 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल बाकी रह गए? तो आपको बाकी फल निकालने हैं, बाकी कितने बचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 10 दर्जन सेब थे, ठीक है, 10 दर्जन सेब थे, 10 दर्जन सेब हैं और इसमें से कितने बिक गए? प्रत्येक में देखिए पहले वाले में 1/2 बिक गए। मतलब क्या है, 1/2 का मतलब ये 2 थे कुल और कुल 2 में से 1 बिक गए तो बचा कितना? तो इसमें आपका 1/2 बचेगा। तो 10 में आपका बचा है 1/2 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 5 दर्जन ये बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, पहला थे शायद, तो 5 दर्जन से बचा हुआ है। उसके बाद 15 दर्जन ये रहा, 15 दर्जन ये रहा। इसमें से कितना बचा हुआ है? देखिए 1/3 बिक गया, 1/3 बिक गया ना, 1/3 बिक गया तो बचा कितना? 2/3 अभी आपका बचा हुआ है। तो इसका हम निकाल देंगे 2/3, 3 5 15 और 5 दूना आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 दर्जन। तो 10 दर्जन अभी बचा हुआ है क्या, आम। उसके बाद आप देखिएगा 1/4 फल बिक गए 20 दर्जन संतरे वाले। तो 20 दर्जन संतरा आपका है, ठीक है। क्या है, 20 दर्जन, ये जो है 20 दर्जन आपका है संतरा और इसमें से आपका कितना हो गया, 1/4 बिक गया तो बचा कितना, 3/4 अभी आपका बचेगा। तो इसका बचा है 3/4। इसको हम देखेंगे 4 पंचे 20 और 5 तिया 15, ये आपके 15 दर्जन बचे हुए हैं क्या, संतरे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुल कितना बचा हुआ था, देखिएगा 15 5 20, 15 और 5 20 10 3 मतलब 30 दर्जन आपके यहाँ पर सब कुछ बचा हुआ है, टोटल मटेरियल, ठीक है, ये बचा हुआ है। तो ये कितना हो गया, कितने फल, दर्जन नहीं कितने फल पूछे गए। तो आप क्या करेंगे, 30 में आप कर देंगे 12 से गुणा, तो 12 तीन आपका आएगा 36 और आप एक जुड़ लाएंगे 360। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे देखिएगा इसके बाद में आपका सवाल नंबर है 137 नंबर की, s-2 का होल क्यूब कितना होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। ये आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू आपका होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर निकालना है s+2 का स्क्वायर होल क्यूब, तो ये आएगा s का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा s गुणा 2 इंटू एस प्लस 2, ये हो जाएगा s का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 6s इंटू एस प्लस 2, ये हो जाएगा देखिए s का क्यूब हो गया प्लस का आपका हो गया 8 प्लस का आपका हो गया 6s स्क्वायर और प्लस आपका हो गया 12s। एक तरफ से लगाएंगे इसको s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8, ये आपका बनेगा। तो s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 138 नंबर में कह रहा है इन आंकड़ों का मध्य मतलब मीन मतलब माध्य, ठीक है, मध्य नहीं माध्य, इनका माध्य निकालना है, इसके साथ साथ में बहुलक निकालना है। माध्य था, बहुलक क्या है। तो माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, तो पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य में हमें निकालना है इनका योग, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इनका योग निकालना है, तो इनको जोड़िएगा फटाफट से। 9 1 10 5 15 4 19 2 21 1 22, 22 9 कितना हुआ 31 9 40, 2 42 1 43, 43 9 कितना हुआ 52 1 53 54 55 56, 56 हो गया। बटा में कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 14 चौका 56, तो 4 इनका आ गया माध्य। अब जो आपको माध्य पता लग गया तो या तो ये होगा और या तो ये होगा, इनमें से कोई एक होगा। अब आपको निकालना है बहुलक, बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार है। तो आप देखिए जो एक है ना, ये कितनी बार है गिनेगा, तो 1 फिर 2 फिर 3 4 5, ये आपका एक है 5 बार, एक कितनी बार है 5 बार है। फिर हम 9 को गिनते हैं, 9, तो 9 कितनी बार है, 9 है 1 2 3 4, जो 9 आपका है वो आपका है 4 बार, जो ज्यादा बार हो वही आपका बहुलक। तो ये एक जो है 5 बार है, तो एक वाला यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा यदि 4x प्लस 5y बराबर 14 और x माइनस 5y बराबर 16 है
तो x और y के मान आपको बताने हैं। ठीक है, नोट करते हैं हम लोग यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर 14 और अगला आपका लिखा हुआ है कि x माइनस 5y बराबर 16। इनको आप हल कर दीजिएगा तो ये तो आपका कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5x बराबर 10 20 30, मतलब 30 हो गया। ठीक है, तो x आपका आ गया 5 छक्का 30, x आपका 6 हो गया। फिर आपको y का मान निकालना है तो आप दूसरे वाले में रख लेंगे। तो देखिए x माइनस 5y बराबर 16, 6 माइनस 5y बराबर 16, तो यहाँ पर देखिएगा 6 और माइनस 16 बराबर 5y, तो माइनस का 10 बराबर 5y, तो y बराबर आपका आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 और x 6, तो 6 माइनस 2 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 140 की 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य 300 रुपये है, तो प्रत्येक सेब का रुपये मतलब प्रत्येक सेब को ₹15 में बेचा गया, तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका है 2 सही 1/2 दर्जन जो आपके सेब हैं इनका क्रय मूल्य है 300 रुपये। इसका मतलब 2.5 दर्जन कितना होगा? देखिए एक दर्जन में आपको पता है कितना होता है, एकदम होता है 12, तो 2.5 दर्जन में कितना होगा? तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 2.5 दर्जन में आपका हो जाएगा 30, तो 30 सेब हैं और इनका क्रय मूल्य, इनका सीपी जो है इनका है 300, तो एक सेब का सीपी कितना होगा? एक सेब का सीपी कितना होगा? ये दुष्ट जाएगा ना 10, और एक सेब का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है? ये है 15, क्योंकि 10 में क्रय मूल्य हो गया और 15 में इसको बेचा गया है, 15 में बेचा गया, इसका मतलब एसपी हो जाएगा 15। तो इसको 10 का एक कोई सेब है, इसको 15 में बेचा, तो 5 का इसमें क्या हो गया? 5 का हो गया लाभ। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो 5 का लाभ है, 10 पर लाभ है, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, जीरो कट जाएगा, आपका कितना आएगा? 50%। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।